देखो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक जैसे हम रेशियो में बोला ना, फॉर्मूला याद रखना है, इसमें तो वो भी नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज है। तुमको याद रखना है किस चीज को कहाँ दिखाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और आईएससी बोर्ड तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अलग से 7 नंबर रख के रखा है, 7 मार्क्स। मतलब कहीं कहीं तुमको ऐसा मिलेगा जो हम बोलते हैं ना पेपर टेक्निकल आता है, ये सब चैप्टर ऐसा है जो तुमको मार्क्स, पास होने का मार्क्स तो दिलवा देगा, फ्री का मार्क्स है ये चैप्टर एकदम ऐसा है कि फ्री का मार्क्स है। और सीबीएसई बोर्ड स्पेसिफिकली मार्क्स अलॉट नहीं कर रखा है, वो सिंपली कंपनीज के लिए 24 नंबर अलॉट कर रखा है, उसमें से कहीं ये भी डाल देंगे। तो हो सकता है 2 नंबर के लिए दे, हो सकता है 3 नंबर के लिए दे, डिपेंड्स। ठीक है, तो अब आता है जनरली 2 से 4 नंबर में सीबीएसई बोर्ड पूछता है। जैसे इसमें जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता है? इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रेडिटर्स को कहाँ दिखाते हैं, मेजर हेड और सब हेड, बस ये बताना है। 2 तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक पूछेगा क्रेडिटर्स को मेजर हेडिंग कहाँ दिखाएंगे, सब हेडिंग कहाँ दिखाएंगे। और दूसरा तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो तुम लोग शेयर्स में भी हम करवाया है, याद है तुम लोग को शेयर कैपिटल बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स का वो वाला पार्ट एक पूछता है, बैलेंस शीट बनाने पूछ लेता है। और बैलेंस शीट में सिर्फ तुम लोगों का शेयर्स के केस में जैसा बैलेंस शीट बनाता है वैसा नहीं, कंप्लीट बैलेंस शीट रहता है और भी इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे हम तुम लोगों को बोला करंट लाइबिलिटीज कहाँ दिखाते हैं, चलो शिवंश बताओ तो करंट लाइबिलिटीज कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, सॉरी करंट लाइबिलिटीज नहीं, क्रेडिटर्स कहाँ दिखाते हैं? मेजर हेडिंग, मेजर हेडिंग, मेजर हेडिंग इज द करंट लाइबिलिटी एंड द सब हेडिंग इज, अभी अभी तुम लोग रेशियो करते समय किया था, ट्रेड पेबल्स। मेजर हेडिंग इज द करंट लाइबिलिटी एंड सब हेडिंग इज द ट्रेड पेबल्स। ऐसा रहता है। जैसे डेटर्स कहाँ दिखाओगे? मेजर हेडिंग करंट एसेट्स, सब हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये तो बहुत इजी सा पूछ लिया हम। और भी ये इजी सा क्या, ये है ही चैप्टर इजी, ऐसा ही कुछ रहता है। अब जैसे सपोज कर ले हम तुमसे पूछ लेगा कि रॉ मटेरियल्स का स्टॉक कहाँ दिखाओगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्या होगा राशि, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कहाँ दिखाएगा? एसेट्स में। अच्छा तुम, और मेजर हेडिंग में भी सुपरा एक हेडिंग बताएगा एसेट्स में, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग करंट एसेट्स में, सब हेडिंग। वैसे एकदम एसेट्स नहीं बोलना है, सबको पता है एसेट्स है अपना। मेजर हेडिंग रहेगा करंट एसेट्स और सब हेडिंग रहेगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज अभी अभी तो तुम लोग को इन्वेंट्रीज में नाम दिखाया इतना सारा, इन्वेंट्रीज में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? रॉ मटेरियल्स का स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये 5 चीजें इंक्लूडेड होती है इन्वेंट्रीज में। तो वो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, कहाँ दिखाया जाएगा। तो अब आओ इस चैप्टर में 7 मार्क्स के कवरेज के लिए हम लोगों को करना क्या है। तो देख सबसे पहले इस चैप्टर में तुमको बैलेंस शीट समझना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट कैसे बनती है ये पार्ट अपने समझेंगे। तो कंपनी की बैलेंस शीट, यहां पे ये तुमको समझना है शेड्यूल 3। इसको शेड्यूल 3 क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि कंपनीज एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल्स में फॉर्मेट्स गिवन है। तो शेड्यूल 3 मतलब एक फॉर्मेट गिवन है, जहां पे फॉर्मेट किसका गिवन है इस शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 3 में फॉर्मेट गिवन है बैलेंस शीट का, फॉर्मेट गिवन है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। मतलब बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसी फॉर्मेट में बनाना है। तो इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 इंक्लूड्स व्हाट, format of balance sheet, and part 2 includes format of statement of PL. So basically schedule 3 includes part 1 format of balance sheet and part 2 includes format of statement of PL. तो देखो स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ना, एक बार लास्ट जो अपना क्लास रहेगा ना तुम लोग भी याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का एकदम बेसिक सा कंसेप्ट समझना होगा तुम लोग। आईएससी के बच्चों को नहीं समझना है, आईएससी स्टूडेंट्स को जज करेगा सिर्फ बैलेंस शीट के फॉर्म। तो हम लोगों को यहाँ पे समझना क्या होगा, ये जो फॉर्मेट अपने समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग नॉर्मली जो बैलेंस शीट बनाते हैं, अभी तक तुम लोग जो बैलेंस शीट इसमें बनाता आया था पार्टनरशिप में, वो क्या था? हॉरिजॉन्टल फॉर्म था। हॉरिजॉन्टल फॉर्म कैसे होता था? दिस वन इस वे में अगर मूव करता है तो इसको अपने क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलते हैं।
तो ये इस वे में ही अपने बैलेंस शीट बनाते थे ना। ये जो बैलेंस शीट बनता था क्या होता था, ये बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। और एसेट्स में क्या होता था, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट। यही तो है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म था। अगर इस फॉर्म को हम उठा के ऐसा कर दे कि ये जो पर्टिकुलर तुम एसेट से सब दिखा रहे इसको भी यहीं दिखा दो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इधर तो कुछ आएगा ही नहीं। दिस फॉर्म बिकम्स वर्टिकल फॉर्म। तो बेसिकली ध्यान रखना, कंपनी का बैलेंस शीट अगर तुम बनाते हो तो इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म मतलब वर्टिकल फॉर्म में बनाना है, वर्टिकल फॉर्म। ये तुम लोगों को इशू ऑफ शेयर्स करवाते समय भी बता चुका है। पार्ट 1 शेड्यूल 3 इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, एंड ये फॉर्मेट इस तरीके से रहता है, वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, अब वर्टिकल फॉर्म में जाएगा तो नॉर्मली एक चीज देखो, हम लोग ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी है, या फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स है, इसमें डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहता है, ये करंट लाइबिलिटी है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये करंट एसेट्स है, ये नॉन करंट एसेट्स। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। कोई एक बच्चा, तो थोड़ी देर पहले ये रेशियो भी किया, उसमें भी ऐसा कंसेप्ट आया। टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड, क्या बेंचमार्क पीरियड। यस, करंट एसेट्स का मतलब या करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, वो एसेट या वो लाइबिलिटी जो विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ चेंज हो जाएगा, या तो उसका पेमेंट कर देंगे या पैसा मिल जाएगा, उसको करंट आइटम बोलते हैं। और नॉन करंट क्या होता है, जो मोर देन 12 मंथ चला जाता है। यही तो अपना बेंचमार्किंग, आज तक तुम लोग यही सीखता आया है। बट यहाँ पे हम लोग एक और कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। एंड ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन 2 नंबर का एनी टाइम पूछ लेता है। ठीक है, तो पहले उसको समझेंगे फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे। मतलब अब तुम लोगों को एक कंसेप्ट चेंज करना होगा, अगर 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड भी होता है तो भी वो पर्टिकुलर आइटम करंट आइटम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। कैसे, वो अपने अभी समझेंगे। तो देख, बेसिकली एक बेंचमार्किंग जो हम लोग अभी तक समझते आ रहे थे कि नहीं 12 मंथ से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, 12 मंथ से कम होते ही करंट लाइबिलिटी है, 12 मंथ से ज्यादा होते ही करंट एसेट्स है, नहीं सॉरी लॉन्ग टर्म है, ये क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, 12 मंथ से कम होते ही करंट एसेट्स है। अब ये कंसेप्ट भी अपना चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल। तो पहले तो हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या उसको समझ लेते हैं, फिर मूव ऑन करेंगे। तो देखो, ऑपरेटिंग साइकिल पहले अपने समझने जा रहे हैं। ये फॉर्मेट समझ में आया, वर्टिकल फॉर्म होगा। अब फॉर्मेट भी समझेंगे, पहले एक बार छोटा सा कंसेप्ट समझो, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है पता है, जैसे सपोज कर लो हम कैश लेके आया बिजनेस में, हम इस कैश से करेंगे क्या, बिजनेस करना है ना। हम इससे क्या किया, रॉ मटेरियल खरीद लिया। रॉ मटेरियल को फिर हम क्या किया, प्रोसेस में डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, WIP में। WIP से ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो बेच देंगे तो सीधा कैश सेल्स करेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या बीच में एक ठो पॉइंट आएगा जहां पे हम रुकेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, WIP मतलब थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, क्रेडिट में बेचेंगे फिर पैसा आएगा, राइट ना। तो देख, ये जो पर्टिकुलर साइकिल मूव कर रहा है ना, ये ऑलवेज बिजनेस में मूव करेगा, ये साइकिल होगा, इसी साइकिल को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोलते हैं। ये तो हम डायग्राम बना दिया, एक्चुअली में इसका मतलब क्या हो पता है, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश के बीच में जो पीरियड होता है, सच पीरियड इज नोन एज द ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब पीरियड रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश इज नोन एज द ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, इसको छोटा सा डेफिनेशन फॉर्म में लिख लो, पीरियड रिक्वायर्ड
to convert raw materials into cash. और रॉ मटेरियल हम ये नहीं रॉ मटेरियल परचेज करके बेच रहे हैं, हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, डेटस में कन्वर्ट हो रहा है, देन कैश में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। तुम और थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश इज नोन एज द ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब क्वेश्चन ये आता है, तुम लोग को ये कंसेप्ट समझाना है कि अगर ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, कंपनी अकाउंट्स में अप्लाई होता है, एंड ये अप्लाई ये होता है कि अगर 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड भी है, जैसे सपोज कर लो डेटस, डेटस जो है जनरली डेटस का लाइफ क्या होगा, एज क्या होगा, डेटस का एज मतलब क्या होता है, डेटस कितने पीरियड तक आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, 2 साल 5 साल, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, जनरली 2-3 महीना होता है। अरे हम डेटस मतलब क्या हुआ, हम जिसको क्रेडिट में गुड्स बेचे और उसको बोले कि मेरा क्रेडिट पीरियड 2 महीने का है, तो डेटस का एज तो 2 महीने का ही है, 2 महीने में तुमको पैसा दे देगा, ठीक है, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मेरे ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करता है कि ज्यादा पीरियड भी हो सकता है, एज भी हो सकता है डेटस का। सपोज कर लो एक डेटस का लाइफ जो है, एज जो है वो सपोज कर लो 13 मंथ्स का है, मतलब डेटस से 13 महीने में पैसा मिलेगा। तो डेटस को क्या अपने, वो डेटस को क्या अपने करंट एसेट्स बोलेंगे, डिपेंड करता है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल जो है अगर सपोज कर लो 15 मंथ्स का है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है, 15 मंथ्स के अंदर में मिल रहा है ना पैसा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स ही होगा। ठीक है, बस यही चीज तुम लोग को चेंज करना है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेट कर दिया जाए ना, तो तुमको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी या फिर फिक्स एसेट्स और बेसिकली करंट एसेट्स डिफाइन होता है। इसी चीज को समझना है और इससे रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, एकदम सिंपल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीज हम समझाने वाला है। देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई नॉन करंट एंड करंट आइटम्स। तुम करंट आइटम्स और नॉन करंट आइटम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इसकी एज, एज मतलब समझ गए ना आप तुम लोग। अरे जो क्रेडिटर्स है वो 3 महीने से आउटस्टैंडिंग है, 6 महीने से आउटस्टैंडिंग है, वो क्या उसका एज ही तो हुआ, तो उसका एज लेस देन 12 मंथ्स है। दो पार्ट में जा रहे हैं अपने, एक लेस देन 12 मंथ्स और एक मोर देन 12 मंथ्स है। विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल। बस देखो अब इसको समझना, अगर एज लेस देन 12 मंथ्स है तो तुमको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, ये क्या है, ये नॉर्मल अकाउंट्स का फंडा बचपन से पढ़ते हैं वही अप्लाई होगा। अगर तुम्हारी उस पर्टिकुलर आइटम की एज लेस देन 12 मंथ्स है तो इन सच ए केस वो क्या है, करंट आइटम है, तो वो सिंपली करंट आइटम है, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो तुम एक बार सोच लेगा, क्योंकि आज तक तो तुम यही पढ़ते हैं मोर देन 12 मंथ्स होते ही वो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। लेकिन अब रुक जाओ, अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो तुम उसके बाद चेक करो ये विद इन तुम्हारे ऑपरेटिंग साइकिल है। मतलब समझ लो कि हम जब इससे अभी एग्जांपल दिया, एक डेटा है जिससे एक्सपेक्टेड है कि पैसा 13 महीने में मिलेगा, 13 मंथ्स में मिलेगा, तो मोर देन 12 मंथ्स हो गया, तुम तुरंत उसको क्या बोल देगा, नॉन करंट। ठीक है, लेकिन रुक जाओ, ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन है कि नहीं ये चेक कर लो। ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स है और तुम्हारा उसका एज 13 मंथ्स है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, और बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल है तो क्या हो जाएगा, नॉन करंट।
बस इतना सा ही तुमको ध्यान रखना है, इससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे ये नॉन करंट एसेट्स है कि करंट एसेट्स है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है कि करंट लाइबिलिटी है, और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा चीज ध्यान रखना है। डन। अगर लेस देन 12 मंथ्स है कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, करंट आइटम है। अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि नॉन करंट हो सकता है, तो देखना तुम्हारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है क्या। ऑपरेटिंग साइकिल ऑलवेज पीरियड होगा, उस पीरियड के अंदर ही है, दैट मीन्स वो करंट है। और ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन करंट है। बस दैट्स इट, इतना ही आइडेंटिफिकेशन है और इसके ऊपर 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अपने, तुम लोगों को स्टडी मैट में दिया हुआ है। देखो तुमसे क्या पूछा है, क्लासिफाई करना है ये ट्रेड पेएबल जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है कि करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो शिवान सबसे पहले तुम आंसर देने वाले हो, दिस वन ट्रेड पेएबल्स करंट लाइबिलिटी है। लेस देन 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड पीरियड ना, लेस देन 12 मंथ होने का मतलब कुछ चेक ही नहीं करना है, सीधा क्या लिख देना है, करंट लाइबिलिटीज है, तो दिस वन इज करंट लाइबिलिटी। चलो राशि तुम बता, लेस देन 12 मतलब अप टू 12 मंथ्स हो तो उसको अपने क्या मानते हैं, अप टू 12 मंथ्स का पीरियड जब भी होगा तो उसको तुम क्या मानेगा, करंट एसेट्स मानेगा, तो ये क्या है, करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद क्या है, देख एक्सपेक्टेड पीरियड क्या है, 15 मंथ्स, लेकिन रुक जाओ एक्सपेक्टेड पीरियड मोर देन 12 मंथ्स हो गया ना, तो जैसे ही मोर देन 12 मंथ्स हुआ तुम अब ये चेक करेगा कि ये क्या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, नहीं ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड चला गया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स, इसके बाद वाला पार्ट देखो तो, इसके बाद ध्यान दो, तुम्हारा एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड क्या है, 15 मंथ्स, मतलब मोर देन 12 मंथ्स है। अब मोर देन 12 मंथ्स होते ही हम लोग सिंपली ये ध्यान देते हैं कि ये तो नॉन करंट होगा, लेकिन रुक जाओ ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो, ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 18 मंथ्स, मतलब ये 15 मंथ्स क्या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, यस, और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होने का मतलब क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। बस इतना सा चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स में क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड पीरियड 24 मंथ्स है, एंड एक्सपेक्ट 24 मंथ्स होते ही लॉन्ग टर्म मत बोलना, नॉन करंट मत बोलना, चेक करो क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है कि बियॉन्ड है, बियॉन्ड है, इसका मतलब नॉन करंट हो गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नंबर 2, क्योंकि 12 विद अप टू 12 मंथ्स, अपने वहां पे हम लेस देन लिख दिया, उसको अप टू कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, अप टू 12 मंथ्स के पीरियड में जो भी रहेगा ना उसको हम लोग क्या मानते हैं, करंट मानते हैं, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। एक काम करो, इसको थोड़ा सा तुम लोगों को जो नोट्स लिखा है ना उसको चेंज कर लो, यहाँ लेस देन 12 मंथ्स लिखा है ना, लेस देन या इक्वल टू 12 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लिखा था, सीधा मोर देन में चला गया था, बीच में इक्वल टू तो गायब ही था, तो इक्वल टू पहले पोर्शन के साथ अटैच, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स इस करंट आइटम। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आओ, यहाँ पे देखो आंसर भी दिया हुआ है वैसे, अब इसमें आओ, इसका आंसर देना है तुम लोगों को, इसमें वहीं पे उसी पेज में सॉल्यूशन है, चीटिंग मत करना, जस्ट नेक्स्ट पेज 94, पेज नंबर 94, पेज नंबर 94, सबसे पहले आ जाओ नंबर 1, आदित्य तुम आंसर दे, करंट है क्या, क्यों, क्योंकि लेस देन 12 मंथ्स का पीरियड है, करंट एसेट्स, एंड इसके बाद नेक्स्ट वन, तन्वी करंट एसेट्स है, इसके बाद नेक्स्ट वन भी तुम ही बता दो तन्वी, थर्ड नंबर, नॉन करंट है, क्यों नॉन करंट है, एक्सपेक्टेड पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल से भी बियॉन्ड है। ठीक है, एंड खुशी तुम बता, तो सिक्स, ये फोर्थ नंबर करंट है, तुम भी बता दे खुशी, करंट है, सही बोल रही क्या ये, एंड लास्ट वन गौरव तुम बता, नॉन करंट। ठीक है, ये इतना सिंपल सा है, ये एक पार्ट तुमसे पूछ सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, तो वो सारा तुम लोग समझ चुका है, तो ये एक पार्ट यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पार्ट कंप्लीट। कोई दो ठो डाल देगा 2 नंबर के लिए, 5 नंबर, पार्टनरशिप शेयर से सब तो हटा ही देना चाहिए, ऐसे यही सब चीज देना चाहिए।
ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछता है, अभी ये करेंगे नहीं क्योंकि अभी तो पहले तुम लोग को समझाना है। चलो एक पार्ट और दे ही देते ना करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 15 कर दो। फर्स्ट वन इज करंट एसेट्स है क्या, करंट एसेट। सेकेंड वन, थर्ड वन, करंट एसेट्स क्या, फिर चलो ये पार्ट तो तुम लोग सीख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैलेंस शीट वाले पार्ट में। देखो बैलेंस शीट वाले पार्ट में अगर आएगा ना तो कंपनी का बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो ऑलरेडी हम तुम लोगों को स्टडी मैट में देके रखा है, बस उसको समझते हैं कि कैसे तुम लोगों को याद रखना है। पेज नंबर 84। देखो सेम फॉर्मेट है जो तुम लोग अभी यहां पे समझा था ना, कुछ रटना नहीं है। अगर तुम लोग ठीक से समझे ना तो बाय डिफॉल्ट तुमको समझ में आ जाएगा ऐसा होता है। देख हम यहाँ पे क्या किया था, ये जो बैलेंस शीट है इस बैलेंस शीट को तुम लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बना रखा था, यहां दिखाता था। कंपनी में इसको उठा के कहां डाल दिया। एक तो ये डिफरेंस किया और कुछ नहीं किया है। तो अब ये डिफरेंस किया है तो उसमें थोड़ा सा बस अपने को समझना पड़ेगा इस डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस एक्स्ट्रा डाला गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अलग से यहां फॉर्मेट नहीं बना रहे, ऑलरेडी फॉर्मेट बना के हम दिया है। वहां पे आओ इसको समझो। और ये शेड्यूल 3 फॉर्मेट है, बैलेंस शीट एज ऑन समथिंग। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ा चेंज क्या किया पता है, अपने नॉर्मली लाइबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ पे ये लोग क्या कर दिया, बोला जो लाइबिलिटी साइड में सिर्फ लाइबिलिटी थोड़ी रहता है, वहां पे इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों रहता है। मतलब ओनर का पैसा भी रहता है, आउटसाइडर का भी रहता है, तो वो नाम ही दे दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो पहला बात, तुम जो वर्टिकल फॉर्म बनाओगे तो पहला पॉइंट स्टार्टिंग में जो लाइबिलिटीज लिखते हैं उसकी जगह तुम क्या करोगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी रेफर्स टू ओनर का पैसा और लाइबिलिटीज रेफर्स टू आउटसाइडर का पैसा। आउटसाइडर का पैसा, आउटसाइडर का पैसा मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। क्रेडिटर्स का पैसा भी तो हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो गया, और डिवेंचर होल्डर्स का पैसा भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो हम लोग सेग्रीगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड लेते हैं, ओनर का पैसा। ठीक है, ओनर का पैसा क्या होता है सबको पता है, कैपिटल ओनर का होता है, प्रॉफिट ओनर का होता है। तो कैपिटल ले लेंगे, और कैपिटल मतलब क्या क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये थोड़ा थोड़ा लिख लो, उससे क्या होगा तुम लोग को याद रहेगा ये चीजें। और मोरलेस सम्स ना हम तो बहुत डिटेल फॉर्मेट भी दिया है, उतना रिक्वायर्ड नहीं लगेगा। तो एक तो अपने पास क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है, देखो रिजर्व एंड सरप्लस। देखो रिजर्व्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स, मतलब जनरल रिजर्व, मतलब कैपिटल रिजर्व, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिजर्व ही होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो भी रिजर्व्स है सारा यहीं पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यहीं पे आएगा। तो इसके साथ सरप्लस वर्ड क्यों ऐड किया है, सरप्लस वर्ड का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, तो बेसिकली रिजर्व्स मतलब ध्यान रखना एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स, एनी रिजर्व्स और फंड्स, फंड्स भी रिजर्व्स के नाम से ही रहता है एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड। लोग पार्टनरशिप में भी तो हो रहा है, प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और सरप्लस का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, वो भी तो प्रॉफिट का पार्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिफरेंशिएट ये किया गया है, रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एटसेट्रा, और भी बहुत सारे रिजर्व्स हो सकते हैं। तुम लोग डिटेल देखना चाहेगा तो नोट नंबर 2 लिख के लिखा है, इतना सारा नाम हो सकता है, बट दरकार नहीं अभी पढ़ने का, कोई दरकार नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होता है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट इन सिलेबस, लेकिन यहां पे ध्यान रखना कई बार ये लोग क्या करता है, लोग बोलता है सिलेबस में नहीं है तो हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन तुमको ये तो पता होना चाहिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आता कहां, तुम क्या लिखेगा यहाँ पे अगर आता है तो। शेयर होल्डर्स फंड में एक सेपरेट हेडिंग है, सब हेडिंग ये खुद ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना शेयर होल्डर्स फंड में सब हेडिंग इटसेल्फ में ये खुद ही है। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स होता क्या है, जस्ट फॉर समझ लो, सिलेबस में नहीं है।
जस्ट फॉर द नॉलेज समझो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होता है ना, मेरा कंपनी पब्लिक से 50 लाख रुपए अरेंज करना चाहता है, ठीक है, और मेरा ऑथराइज कैपिटल ऑलरेडी जवाब दे चुका, मतलब मेरा सपोज कर लिए 20 लाख शेयर्स का ऑथराइज कैपिटल था, हम 20 लाख शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में रेस कर चुका है, अब और हम 50 लाख रुपए अरेंज करना चाहता है बाई इशू शेयर्स, तो कर सकता है क्या? मेरा तो ऑथराइज कैपिटल लिमिट अलाउ ही नहीं कर रहा, नहीं कर सकता। याद है ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही इशू कर सकते हैं, तो ऑलरेडी करके रखा है, तो क्या किया जाए, ऑथराइज कैपिटल को अल्टर करवाया जाए, बढ़वाया जाए। बढ़वाने में 3 महीने का टाइम और मेरे को पैसा तो 15 दिन के अंदर चाहिए, तो हम क्या करें, हम मार्केट में डिवेंचर इशू कर देते हैं। लेकिन मेरे कंपनी में इन्वेस्टर्स लोग जो है डिवेंचर्स लेना पसंद नहीं कर रहे, वो लोग को चाहिए कि शेयर्स ही लेंगे इस कंपनी, तो दिस इज ऑल्टरनेट ऑप्शन, हम शेयर होल्डर्स को शेयर वारंट्स इशू करेगा और बोलेगा एक काम करो, अभी मेरे को इसके थ्रू पैसा दे दो, 3 महीने बाद आना शेयर्स लेके चले, दैट इज शेयर वारंट्स। और शेयर वारंट्स कहां पे आता है, बस ध्यान रखना नॉलेज के लिए, कंसेप्ट भी दे दिया है बट थ्योरी में इससे कोई कुछ नहीं पूछेगा, सिंपली शेयर वारंट्स कहां आ सकता है ये ध्यान रखना, कहां पे दिखाएंगे, शेयर होल्डर्स फंड में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक सेपरेट हेडिंग होता है, ये हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में भी कर चुके हैं, फिर से बता देता है। सपोज कर लो हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर जब किए थे तो हम बोला था ना आईपीओ या एफपीओ होता है, उसका एक ओपनिंग डेट भी होता है, क्लोजिंग डेट भी होता है। सपोज कर लो आईपीओ क्लोजिंग डेट इज 27 ऑफ मार्च, ठीक है, एंड कंपनी बोला क्लोज हुआ है, अब सब चीज को सर्च करेंगे, कुछ को रिफंड करना है, कुछ को प्रोराटा अलॉट करना है, अलॉटमेंट होगा 15 अप्रैल को, ठीक है, अलॉटमेंट होगा 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को अलॉटमेंट होगा, कंपनी के पास पैसा कब आ चुका है, 27 मार्च को, और 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगा, तो जब 27 मार्च को पैसा आया तो कंपनी एंट्री क्या पास करके रखा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ है। शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल तो जब अलॉटमेंट होगा तब होगा 15 अप्रैल को, तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगा तो ये जो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पैसा आया हुआ वो कहाँ पे जाएगा, बैंक वाला अमाउंट तो बैंक में चला जाएगा, कैसेट बैंक में, ये जो टू शेयर एप्लीकेशन करके जो अमाउंट आया वो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में कहाँ पे, सेपरेट हेडिंग में दिखाएंगे, ये वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है जिसका अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है, तो उसको यही लिख के दिखाया जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर ऐसा कुछ रहेगा साफ साफ दिखेगा तुमको कि पैसा आ चुका है बट अलॉटमेंट पेंडिंग है, तुम सिंपली उसको अलग से दिखा देना। ये जनरली तुमसे अगर ये पूछेगा ना सम, तो इसमें नहीं पूछेगा क्योंकि इसका मेजर हेडिंग सब हेडिंग कुछ बनता नहीं है, इट सेल्फ में हेडिंग है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आओ, ये शेयर्स के केस में पूछा जा सकता है, इशू ऑफ शेयर्स में पूछा जा सकता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दे देगा और तुमको दिखाना पड़ेगा। अच्छा अब नेक्स्ट आओ, नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ये सारे डिविजन्स है, ठीक है। हाँ अब देख ये जो पार्ट है ना, हम इसमें तुमको कुछ याद करने का तरीका नहीं बताया, ये तो सबको पता है ना, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और शेयर वारंट्स तुमको कहीं दिखाना नहीं है, पूछ ले तो बता देना, तो ये पार्ट हो गया। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी में 4 आइटम रहेंगे, ये 4 आइटम है उसको तुम याद रख सकता है विद द DOLL के नाम से, डॉल। तो कैसे, मतलब फर्स्ट लेटर तुम लोग को बता दिया, D रेफर्स टू व्हाट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, O रेफर्स टू other long term liabilities, L refers to long term borrowings, long term provisions, नहीं तो डायरेक्टली याद कर ले, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसमें याद क्वेश्चन आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है, एटसेट्रा, पब्लिक डिपॉजिट्स आ सकता है, बॉन्ड्स आ सकते हैं, एटसेट्रा आएगा कहां पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी से तुमको जज नहीं किया जाएगा बिकॉज अगेन दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट तुमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार ना एग्जाम में बोलता है हम इसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, इसके अंदर में क्या आता है वो कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए इसका प्लेसमेंट क्या है। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहां पे आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के नाम से आएगा। अच्छा अब आ जाओ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जनरली अपने देख डिवेंचर्स जो है, हम तुमसे डिवेंचर्स का 100 रुपया लिया,
हम बोला हम रीपे करते समय 110 रुपया पे करेंगे, तो मेरा लाइबिलिटी तो 110 रुपया का है। और याद करो तुम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कर चुके हो मोरलेस स्टूडेंट, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स करते समय अगर डिवेंचर रिपेबल एट प्रीमियम होता है तो तुम लोग एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करता था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस है ना, वो यहाँ पे क्योंकि वो भी तो मेरे को पे करना है 10 साल बाद 15 साल बाद। तो बेसिकली अदर नॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को दिखाते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब बेसिकली क्या होता है, अपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोविजंस बना के रखते हैं जो इंप्लॉयज से रिलेटेड रहता है। इंप्लॉयज को ग्रेचुइटी देना है, इंप्लॉय को रिटायरमेंट का कुछ पैसा देना है एटसेट्रा, ये याद रख लो। लाइक ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी इंप्लॉयज को रिटायरमेंट के टाइम में पैसा दिया जाता है, ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, एटसेट्रा। अच्छा ये याद रख लेना क्योंकि ये तुम लोग को ना डिटेल्स में समझाया नहीं जा सकता है, बट याद रख लेना ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, ये सब क्या होता है इंप्लॉयज को, जब इंप्लॉय काम करता है ना, अगर किसी का घर में पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर काम करते होंगे ना, उन लोग से जाके पूछना ऑर्गेनाइजेशन उनको पूरे साल में लीव देता है, सपोज करो 10 दिन का सिक लीव दे दिया, 10 दिन का इंटरटेनमेंट लीव दे दिया पूरे साल में, ऐसे करके 30 डेज का लीव देता है। तो लीव का मतलब क्या हो, तुम छुट्टी ले लो, मतलब 12 मंथ्स का पीरियड है काम करने का, तुम 1 महीना छुट्टी ले सकता है, लेकिन तुमको कंपनी सैलरी कितना देगा, 12 महीने का। लेकिन सपोज कर ले वैष्णवी पूरे 12 महीने काम करती रही, ऐसा ये 20 साल 30 साल काम की, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हर साल का 30 दिन का लीव बच गया ना। तो सपोज कर लो ये 20 साल बाद रिटायर कर रही है, तो 20 साल बाद अल्टीमेटली इसके कितने महीने का लीव बचा हुआ है, 20 साल का, 3 डेज मतलब 1 महीना पकड़ ले, 20 साल का लीव बचा हुआ है। अब तो ये छोड़ दी जॉब, रिटायर कर गई, तो कंपनी क्या करेगा, इसको वो 20 मंथ का सैलरी जो बचा हुआ है ना 20 मंथ्स का, उसको इसका कैश वैल्यू दे देगा। तो कैश वैल्यू देने के लिए एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा ना, तो कंपनी क्या करता है उन सब के लिए पैसा जमा करके रखता है, दैट इज नोन एज अ लीव सैलरी। वो प्रोविजंस होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है, नाम दिया रहेगा ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, ये सब तुम बस उतना दिखा देना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, देखो अगर तुम एक चीज रिलेट करना चाहे तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का जो सीक्वेंस है ना, वही शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज का सीक्वेंस है। देखो उसमें क्या था, पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे क्या आया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, खाली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की जगह यहाँ ट्रेड पेबल्स आ गया। इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहाँ अदर करंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। इसको भी तुम याद करना चाहे तो इससे याद कर सकता है, टॉस, TOSS, TOSS से याद कर लो। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या हो जाएगा, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब मोर देन 12 मंथ्स के लिए कुछ पैसा लिया गया है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या आ जाएगा, 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स के लिए जो पैसा लिया गया, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग साइकिल पे ध्यान रखना। अच्छा ये हो गया ट्रेड पेबल्स, उनको पता है ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा और बिल्स पेबल आएगा। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आ सकता है, कोई एक एग्जांपल दो तो, कौन दे रहा है, कॉल्स इन एडवांस, एकदम सही है, कॉल्स इन एडवांस आ सकता है, ठीक है। और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकता है, प्री रिसीव्ड इनकम आ सकता है, एटसेट्रा। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आता है, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में वो अमाउंट जो शॉर्ट टर्म के लिए अपने प्रॉफिट से निकाल के रखते हैं लेकिन पेमेंट करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जनरली इसमें एक ही नाम आता है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। हम लोग जो इनकम कमाते हैं उसमें से कुछ निकाल के पैसा रख लेते हैं, और जो रख लेते हैं उसको पे करना रहता है, विद इन अ शॉर्टर पीरियड पे करना रहता है, तो वो जो पार्ट रहता है उसको प्रोविजन फॉर टैक्स बोला जाता है। एंड ये अमाउंट अपने कहाँ दिखाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कुछ कुछ चीजें तुमको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है ना कि तुमको पूरा फाइनल अकाउंट समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल समझना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में। तो ये सब चीज समझ में आ रहा है।
तो देख यहाँ पे ना ये सब हम तुम लोग को नाम ही बता दिए, देखो ये चीज आ रहा है, अंदर का डिटेल्स आके नहीं पढ़ना है क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है तुम्हारे लिए, तुमसे छोटा छोटा चीज पूछेगा वो ऐसे ही आंसर दे सकता है। अब अपने आ जाओ, तो ये तो लाइबिलिटीज समझ लिए ना। अब लाइबिलिटीज के बाद हम लोग किस में चले जाएंगे, एसेट्स। तो एसेट्स में अगर तुम जाता है तो एसेट्स में देख सबसे पहले दो ही चीज तो है, एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हम लोग नॉर्मली क्या नाम लेते हैं, फिक्स एसेट, बट यहां पे कंपनीज एक्ट बोलता है नहीं, फिक्स एसेट्स नाम नहीं देना है, तुमको क्या नाम देना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहां लिखा हुआ नहीं, लिख लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें देखो ये जो टेंजेबल एसेट्स है वही तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, टेंजेबल एसेट्स ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। टेंजेबल एसेट्स मतलब क्या, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। अगर सपोज कर ले एक बिल्डिंग है मेरा बिजनेस में, तो बिल्डिंग क्या है, टेंजेबल एसेट्स। और बिल्डिंग हम बनवा रहे हैं बिजनेस में, अब 4 तल्ले का बिल्डिंग बनाना है, अभी तक 2 तल्ले का ही बना है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे इंटेंजिबल हो जाएगा, दिखाई तो दे रहा है बिल्डिंग, वर्क इन प्रोग्रेस है अभी वो। लेकिन क्या वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स का है क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है उसको। तो बिल्डिंग इन प्रोग्रेस मतलब कोई भी फिक्स एसेट्स इन प्रोग्रेस है, दैट इज नोन एज व्हाट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो देख यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 3 साफ साफ दिया रहेगा। अब आ जाओ इंटेंजिबल एसेट्स, सबको पता होगा, कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। क्या चीज, और डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियस बात होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो तुम तो बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो बना नहीं रहा है, कोई काम ही नहीं है उसका। नहीं नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन रिलेट नहीं करेगा तुमको, क्योंकि डेप्रिसिएशन रिलेट करने का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल का काम नहीं है। अच्छा, अब इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बेस का मतलब क्या हुआ, हम लोग का एक फॉर्मूला के ऊपर रिसर्च चल रहा है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला बनाना चाहते हैं हम लोग, फॉर्मूला के ऊपर रिसर्च चल रहा है, ये सब चलता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। तो उस फॉर्मूला पे रिसर्च चल रहा है, उस पर खर्चा हो रहा है, उस पर मशीन लगा हुआ है बहुत सारा, वो सब रिसर्च वर्क के लिए। तो वो जो अल्टीमेटली हम लोगों का खर्चा लग रहा है, जिससे एक फॉर्मूला बनने वाला है, उसको हम लोग किस नाम से दिखाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। और पता चला 10 साल बाद कुछ फॉर्मूला बना ही नहीं, तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट उठा के कहाँ चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा, क्योंकि अब तो वो एसेट नहीं रहेगा ना। हम ये फ्यूचर का बता दिया, हम लोग एक फॉर्मूला बनाने के लिए काम कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं बना तो नहीं बना, तो अल्टीमेटली क्या, उसमें लग गया मेरा 5 साल लग गया सब चीज करते करते, और 5 साल में मेरा 10 लाख भी चला गया, और वो 10 लाख अभी तक हम लोग 5 साल तक तो कहाँ दिखा रहे थे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में। 5 साल बाद पता चला नहीं, फॉर्मूला बन ही नहीं सकता है, तो इसको क्या अभी भी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में रखे, क्या करेंगे, उठा के उसको पीएल में चार्ज कर देंगे। तुम लोग को पीएल बनाना नहीं है, वो जजमेंट नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके बाद आओ, और क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसा जो तुम कहीं पार्क किया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, उसको अपने क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, जो तुम लोग पहले किया हुआ है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अगेन ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसे जज नहीं करेगा, बट तुमको पता होना चाहिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस का एसेट्स कहां पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए देखो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स में है, मतलब क्या हुआ, हम किसी से लिए नहीं है, हम किसी को पैसा दिए हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब इसके बाद आओ अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आ सकता है, क्योंकि यहां पे ऑपरेटिंग साइकिल वाला चक्कर भी है। एक डेटर जिसका एज है सपोज कर लो 13 मंथ्स एंड ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ्स, इसका मतलब वो डेटर्स क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गया, वो डेटर करंट एसेट्स में नहीं आएगा, तो उस डेटर्स को कहां पे दिखाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। मतलब डेटर्स फॉर द, मतलब जिसकी एज मोर देन, मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड चला जा रहा है और मोर देन 12 मंथ्स है, राइट।
अच्छा, मतलब यहां पे डेटर्स आ सकता है एज पर ऑपरेटिंग साइकिल। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें भी तुम लोग याद, इसके लिए भी याद कर सकता, ऊपर वाले पार्ट के लिए भी, इसको भी याद करने के लिए बता देता है। इसमें लिख लो आईआईटी, चलो और यहां पे बेसिकली क्या है ना, देखो ये पार्ट तो तुमको याद रहेगा, फिक्स एसेट से रिलेटेड, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, क्लास 11 से पढ़ता है। टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये तो याद रहेगा। इसके अलावा यहां पे सपोज कर लो, हम इसको बोल सकते हैं, जैसे अभी क्लास से निकलने के लिए बोल सकते हैं, निकलो, निकलो की जगह कर दो निडलो, एनडीएलओ, निकलो की जगह निडलो कर दो, याद रखने के लिए। एन रेफर्स टू नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डी रेफर्स टू deferred tax assets, L refers to long term loans and advances, O refers to the non current assets। और यहां आईआईटी चलो में आएगा तो आई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब ऑब्वियस सा बात है, करंट एसेट्स में तो करंट इन्वेस्टमेंट ही होगा, और करंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ध्यान रखना, लिख के रख लो चाहे तो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर आई आ गया आईआईटी, आईआईटी याद रह सकता है आईआईटी। चलो आई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आई रेफर्स टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल्स, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, आईआईटी, टी रेफर्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड सी रेफर्स टू, सी एच ले लिए अपने, ठीक है, सी एच रेफर्स टू cash and cash equivalents, that includes what? कैश एंड बैंक। ठीक है। अब आ जाओ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आता है कभी कभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, वो कब आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ ए रेफर्स टू एडवांसेस। एडवांसेस मतलब शॉर्ट, ऑब्वियस सा बात है, जो करंट एसेट में एडवांस आएगा वो कौन सा एडवांस होगा? लॉन्ग टर्म थोड़ी होगा, शॉर्ट टर्म होगा। एंड ओ रेफर्स टू अदर करंट एसेट, ये तुम लोग इससे याद रख सकते। एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आएगा? फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स हम किसी को लोन देते हैं, वो यहां पे चला जाएगा। और अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? अक्रूड इनकम, और कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा हम लोग दिखा सकते हैं, राइट। तो ये सब नाम याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग आओ कंटिंजेंट एसेट्स, सॉरी कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स कहां दिखाते हैं? फुट नोट में, फुट नोट टू द बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग ये समझे कि क्या क्या आइटम्स कहां कहां दिखाना है, राइट, और किस में क्या क्या आ सकता है, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब कुछ ऐसे ही छोटा छोटा पार्ट पूछ लेते हैं, फिर आज का क्लास ओवर कर, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और समझ करेंगे। तो अभी हम लोग को राशि बताएगी बॉन्ड्स का मेजर हेडिंग और सब हेडिंग। बॉन्ड्स, BONDS, जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड्स कहां दिखाते हैं? अच्छा छोड़, डिवेंचर्स कहां दिखाते हैं? मेजर हेडिंग, सब हेडिंग। ये तो ऐसे ब्लैंक हो गई जैसे लगता है कि कहीं भूत देख लिया। चलो तुम बता वैष्णवी, डिवेंचर्स, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग? नहीं, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और सब हेडिंग होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलो ठीक है, तुम बताओ शिवांश, प्रोविजंस फॉर ग्रेचुइटी कहां पे दिखाएंगे? चिटिंग मत करना, गलत ही कोशिश करो ना, कोशिश करो। और कहां पे? उसके बाद सब हेडिंग भी तो बताओ। चल तुम बता प्रथम। नहीं, कहां से इक्विटी लाइबिलिटीज? नॉन करेंट लाइबिलिटी सही बोला है, उसके अंदर प्रोविजंस है, प्रोविजंस फॉर व्हाट? ग्रेचुइटी। ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चल खुशी तुम बता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स कहां दिखाएंगे? डिवेंचर लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट भी आएगा, और नॉन करंट में कहां पे जाएगा? अदर
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब खुशी तुम बता, तुम मेरे को बता, सॉफ्टवेयर कहाँ दिखाएंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टू डेवलप, हम बोला कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अभी हम लोग। अरे सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिखाई देता है। इंटेंजिबल एसेट्स तो क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में बेसिकली तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग इज इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा अब तुम बताओ आदित्य, लूज टूल्स कहाँ दिखाएगा, लूज टूल्स। जो पूछता है वो तो बताता नहीं है। अच्छा तुम अभी चुप रहो, ये तो याद दिला दिया आईआईटी चलो। उससे क्या हुआ, उसको पता होना चाहिए ना कहाँ पे आएगा, इन्वेंट्रीज में आएगा। तुम बता आदित्य, दूसरा वाला आदित्य, वो अभी एक और आदित्य, तीन आदित्य हैं, उससे भी पूछेंगे। तुम बता मेरे को, स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो हम लोग बनाते हैं अकॉर्डिंग टू विच पार्ट ऑफ द शेड्यूल 3 बनाते हैं, तुम बताओ। लोग, एक डेटर है जिसका एज जो है 14 मंथ्स का है और ऑपरेटिंग साइकिल 24 मंथ्स का है, तो इस डेटर को कहाँ दिखाएगा। पहले ये सोच ले कि करंट है कि नॉन करंट है। ऑपरेटिंग साइकिल 24 महीने का है और डेटर्स का एज 14 है, करंट में आएगा तो कहाँ दिखाएंगे इस डेटर को, करंट एसेट्स में। कहाँ पे करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स। अरे तो नॉर्मल डेटर्स की जगह जाएगा, मतलब करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा। और अगर यही थोड़ा उल्टा कर दे, राशि तुम बता, एक डेटर है जिसका एज है 13 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल है 11 मंथ्स, नॉन करंट में जाएगा। तो कहाँ नॉन करंट में कहाँ पे जाएगा, अरे नॉन करंट एसेट्स में भी तो डिवीजन है, तो कहाँ पे दिखाएगा इसको, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, आज और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है।